1990 में एक बिल्कुल खाली जगह, धूल मिट्टी, गर्मी और पानी बिल्कुल नहीं था। चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। आज के वक्त में ये जगह एक ऐसा मकाम बन गया है जो तकरीबन सारे शहरों को पीछे छोड़ जाता है। जहाँ पे पानी नहीं था, आज के वक्त में वहाँ पर 128 बिलियन इंपीरियल गैलन पानी हर साल आसानी से मिल जाता है। बड़ी बड़ी फाउंटेन्स और कनाल्स बन रही हैं। जहाँ पर किसी वक्त में रेत ही रेत थी, आज के वक्त में वहाँ पर वर्ल्ड क्लास रोड्स हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स और बड़े बड़े होटल्स, सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट्स, सबसे ऊंचे एलिवेटर्स। कहा जाता है रेत पे कंस्ट्रक्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने उसी रेत पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। यहाँ पर पुलिस लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी सुपर कार्स में चलती है। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ। दुबई, दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों का शहर। Dubai. Welcome to Dubai. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. Dubai, there is the tallest building in the world, the largest airport and shopping center, the most luxurious hotel, and the police patrol the city with sports cars. So how did the Emirates and Dubai in particular get so rich? Because I know Dubai is not Spanish and Dubai is bad because it is Dubai. आप लोग सोच रहे होंगे कि उनके पास तेल है, उनके पास सब कुछ है, इसी वजह से वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। उनकी जीडीपी का सिर्फ 1% हिस्सा ऑयल से आता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतना सब कुछ हुआ कैसे? दूसरे मुल्क इस तरह क्यों नहीं कर पाए? इसके पीछे बहुत दिलचस्प कहानी है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा। 1820 इस इलाके में कुछ भी नहीं था। अलग अलग शेख अपने अपने इलाकों में हुकूमत करते थे और इस इलाके को शेखडोम कहा जाता था। और जहाँ पे दुबई है वो पहले मछुआरों का गांव कहलाता था जो अबू धाबी सल्तनत के अंडर आता था। 1833 में शेख मखदूम ने इसे अबू ज़ेबी से अलग किया और एक अलग रियासत बनाई। उन्हें दुबई का असली बुनियाद रखने वाला भी कहा जाता है और जो आज इस दुबई पर हुकूमत कर रहे हैं वो इसी खानदान से हैं। इसके कुछ टाइम बाद यानी कि 1853 में ब्रिटिशर्स जो दुनिया के हर हिस्से पर हुकूमत कर रहे थे वो इस इलाके को बम्बई से लंदन जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस इलाके में ब्रिटिशर्स के साथ लूट मार हुई, उन पर डकैती हुई। तो ब्रिटिशर्स ने इस शेखडम इलाके जिसमें दुबई और अबू ज़ेबी शामिल थे उनसे बात की और एक पीस एग्रीमेंट किया जिसमें ये एग्री किया गया कि सिक्योरिटी दी जाएगी ताकि आगे चलकर कोई मसला ना हो। इस इलाके का नाम ट्रूशल स्टेट रखा गया और बाद में दुबई भी ट्रूशल स्टेट का हिस्सा माना गया। ट्रूशल स्टेट में फ्रांस और रशिया जैसे इलाके भी शामिल थे और ट्रूशल स्टेट्स को ब्रिटिश आर्मी ने प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और इन स्टेट्स के तमाम फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिश ने देखना शुरू किए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं की क्योंकि ये ट्रूशल स्टेट्स ब्रिटिशर्स के लिए सिर्फ एक क्रॉसिंग पॉइंट था और उस वक्त दुबई था भी चारों तरफ से रेगिस्तान, तो ब्रिटिशर्स ने इससे कोई फायदा नहीं उठाया। दुबई का इलाका मछली पकड़ने के लिए नहीं बल्कि ज़्यादातर मोती के बिजनेस के लिए मशहूर था। दुबई तब भी एक गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन दुबई की किस्मत बदली 1958 में जब शेख राशिद बिन सईद को दुबई का हुक्मरान बनाया गया। उन्होंने दुबई को एक गांव से एक चमकता शहर बना दिया। 1959 में शेख राशिद यूरोप गए और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और वापस आकर उन्होंने फैसला किया कि वो दुबई को ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस का हब बनाएंगे जो कि दुनिया भर में मशहूर होगा। दुबई पर्शियन गल्फ में है जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और कतर के दरमियान एक और रास्ता एशिया, अफ्रीका और यूरोप को भी कनेक्ट करता है। दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी थी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए शेख राशिद जो पहले ही दुबई क्रेक्स को कंट्रोल कर रहा था जिसमें छोटी छोटी बोट्स तो आ सकती थी लेकिन कोई बड़ी बोट नहीं आ सकती थी, तो शेख राशिद ने उसे गहरा और चौड़ा बनवाया ताकि बड़ी शिप्स भी आ सकें और ये पोर्ट सिर्फ छोटी शिप्स तक ही लिमिटेड न रहे। इसके लिए उन्होंने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट किया और एक लोन भी लिया जो कि काफी बड़ा रिस्क था। शेख राशिद को इस फैसले पर काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। उनको लोगों की बातें सुननी पड़ी, कोई भी उनकी प्लानिंग को समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में जाकर ये बहुत बड़ा सक्सेस साबित हुआ। इस स्टेप के चलते दुबई में बड़ी शिप्स भी आने लगी और इस वजह से दुबई की मार्केट में अच्छी तरह से काम होने लगा। लेकिन शेख राशिद यहाँ पे रुके नहीं, उन्होंने एक एयरपोर्ट भी बनवाया और दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा पैसा लगाया और इसके चलते उनका काफी ज्यादा मजाक भी बनाया गया क्योंकि जितना भी पैसा आ रहा था वो इसी प्रोजेक्ट पे लगाया जा रहा था और ये प्रोजेक्ट शेख राशिद के लिए एक चैलेंजिंग फेज था।
1966 में दुबई में ऑयल निकलता है, लेकिन वो बहुत कम था एज कम्पेयर टू देयर नेबर कंट्रीज। शेख राशिद का मानना था कि ऑयल मिल गया है, लेकिन ये ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगा, इसलिए ऑयल से आने वाला पैसा भी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस ग्रोथ में लगाया जाएगा। जब शेख राशिद दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, उस वक्त दुबई में कई चीजें और भी साथ हो रही थी, जैसे कि दुबई को ब्रिटिश से आज़ादी मिल गई थी। ब्रिटिश दुबई को इसलिए छोड़ के गए थे क्योंकि उन्हें इस इलाके की सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था, इसलिए ब्रिटिश 1968 में दुबई छोड़ गए और दिसंबर 1971 में सारे इलाके एक हो गए। ये सातों किंगडम मिलकर एक मुल्क बन गया। अब दुबई अपने आप में ही एक किंगडम था, लेकिन ये यूएई को एक मुल्क के तौर पर भी रिप्रेजेंट करता था। देखें, जब भी शिप्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उन्हें रिफ्यूलिंग, लोडिंग और अनलोडिंग के लिए पोर्ट्स की जरूरत होती है। दुबई की लोकेशन ऐसी थी कि कई शिप्स को यहाँ से गुजरना पड़ता था। शेख राशिद ने इस चीज की अहमियत को समझा और उन्होंने पोर्ट राशिद बनाया। इस पोर्ट की वजह से शिप्स यहाँ रुकने लग गईं। जब कोई भी शिप उस पोर्ट पर रुकती तो वहाँ पर बहुत बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी हो जाती। 1972 में पोर्ट राशिद बनाया गया और इसकी सक्सेस देखकर 1979 में दूसरा पोर्ट जिबले अली बनाया गया। चाहे ये पोर्ट तब बना हो, लेकिन आज भी मिडिल ईस्ट का ये सबसे बड़ा पोर्ट है। इसके साथ साथ दुबई ड्राई डॉक्स भी बनाया गया था, जहां शिप्स की रिपेयरिंग होती थी, और यहीं से एमिरेट्स ऑफ दुबई चमकना शुरू हो गया। जब बाकी कंट्रीज अपने ऑयल के पैसों से बड़े बड़े महल बना रहे थे, तब शेख राशिद की सोच बिल्कुल अलग थी। फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जो कि किसी ने नहीं सोचा था। जब दुबई के सारे पोर्ट्स तैयार हो गए और कई शिप्स आ रही थी, तो शेख राशिद ने पोर्ट्स पर टैक्स बढ़ाने की बजाय ये अनाउंस कर दिया कि दुबई का पोर्ट जिबले अली कमर्शियल फ्री जोन होगा। इसका मतलब था कि शिप्स जो इस एरिया से गुजरेंगी उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और पूरे एरिया को टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया। इसके साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और मैन्युफैक्चरिंग टैक्स सब माफ कर दिए गए। ये कदम शेख राशिद का सबसे गेम चेंजर मूव था। इस वजह से ये रूट सबका फेवरेट रूट बन गया। दुबई का जीडीपी का 24% तकरीबन इसी से आने लगा। अब दुबई तेजी से एक बड़े शहर की तरफ बढ़ने लगा था। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा क्रेडिट शेख राशिद को और उनके बोल्ड डिसीजंस को जाता है, जो कि उस वक्त उनकी सोच थी। लेकिन आज के लीडर्स को अगर ऐसे डिसीजंस लेने पड़े तो वो 10 बार सोचते हैं। इस तरह दुबई की तरक्की के लिए स्किल्ड फुल फॉरेनर्स को बुलाया गया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि एक मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ के रहने वाले लोग स्किल्ड हों, वहाँ के लोगों में ग्रोथ का जुनून हो, तभी दुबई आगे बढ़ सकता था। उस टाइम पे एक चीज और हुई थी। उस पर्टिकुलर टाइम पे कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा और बिजी एयरपोर्ट था, क्योंकि पाकिस्तान की लोकेशन आइडियल थी। सब कुछ पाकिस्तान के जरिए गुजरने वाला था, अमेरिका से लेकर ब्रिटिश एयरवेज तक, और इस वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बहुत बड़ी हो गई थी। शेख राशिद चाहते थे कि ये सारा ट्रैफिक दुबई के जरिए हो। उन्होंने इस चीज के लिए बहुत कोशिश की और दुबई में रनवेज बनाना स्टार्ट कर दिए। और इन रनवेज का फायदा ये हुआ कि सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया और मलेशियन एयरलाइंस जैसी एयरलाइंस के लिए मलेशिया से यूरोप के बीच फ्लाइट्स में रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया था। लेकिन ये काम यहीं पे नहीं रुका। शेख राशिद सारे बिजनेस को दुबई में डाइवर्ट करना चाहते थे, तो 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की जिसका नाम एयर एमिरेट्स रखा। उन्होंने पाकिस्तान को एक्स्ट्रा पैसे दिए और एयरप्लेन खरीदना शुरू कर दिए। धीरे धीरे पाकिस्तान का पूरा बिजनेस दुबई में डाइवर्ट कर दिया। एयर एमिरेट्स एयरलाइन जो थी वो सारी एयरलाइंस को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एयर एमिरेट्स को ग्रो करने के लिए अलग से पैसे दिए जाते थे। लेकिन बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर टैक्स भी लेते हैं और जो खर्चा होता है उनको अपनी जेब से देना पड़ता है। अगर आप दुबई गए हैं तो आपने देखा होगा दुबई को हाईली रिलीजियस कंट्री समझा जाता है, लेकिन फिर भी फॉरेनर्स के लिए वहाँ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दुबई को इस तरह बनाया गया है कि कोई भी शख्स किसी भी कंट्री से आकर बिना किसी हेजिटेशन के रह सकता है, और एक बार जब वो आ जाए तो वो दोबारा आने की लाजमी ख्वाहिश रखता है, और इस वजह से दुबई ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाता है। शेख राशिद की सोच का ये सफर दुबई को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की तरफ था। 1990 में शेख राशिद ने सोचा कि ग्लैमर को दुबई की टूरिज्म में ऐड करते हैं। जो चीजें दुनिया भर में फेमस हैं उनको दुबई में एक बड़े स्केल पर किया जाए। बुर्जुल अरब होटल 1999 में बनाया गया। ये तब दुनिया का सबसे बड़ा होटल था। ये आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया था, लेकिन शेख राशिद की इस ड्रीम को पूरा होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई के किंग बने और उन्होंने अपने वालिद के सपने को तेज रफ्तारी से पूरा किया और बुर्जुल अरब की ओपनिंग दिसंबर 1999 में हुई।
और ये होटल दुनिया का सबसे लग्जरियस और एक्सपेंसिव होटल बना था और ये दुनिया का सबसे पहला और इकलौता 7 स्टार होटल था। किंग शेख मोहम्मद को डैनियल बर्नहम से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी। डैनियल एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था जिसने मॉडर्न शिकागो को डिजाइन किया था। उसका मानना था कि अगर किसी शहर को दुनिया को हैरान करना है तो आम प्रोजेक्ट से ये मुमकिन नहीं हो सकता, उससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना होगा। और इस सोच के साथ दुबई में हर चीज बड़े स्केल पर बनाई जाने लगी। रेत पर जहां एक कमरा बनाना मुश्किल होता है, वहां पर दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गईं। समुंदर के अंदर मिट्टी भरकर पूरा शहर बनाया गया। ये सिर्फ ख्वाबों में ही सोचा जा सकता था, लेकिन दुबई ने रेगिस्तान में कई सारे आइलैंड्स बनाए थे। जहां पर इतनी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहां पर पानी की जरूरत तो होती ही है, तो दुबई ने ऐसा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसने समुद्र के पानी को ही पीने लायक बना दिया। टैक्स फ्री पोर्ट्स तो उन्होंने पहले से ही बनाई थी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पूरे मुल्क को टैक्स फ्री कर दिया। दुबई में आम लोगों को या फिर बिजनेसमैन को टैक्स नहीं देना पड़ता, बल्कि दुबई जो ऑयल एक्सपोर्ट या फिर टूरिज्म से जितने पैसे कमाता था वही इस सब में इस्तेमाल करता था। इसलिए दुबई को टैक्स फ्री बनाया गया था और इस वजह से दुनिया के सब अमीर तरीन लोगों का बिजनेस और उनके हेडक्वार्टर्स दुबई में शिफ्ट हो गए। अब टूरिज्म और बिजनेस की वजह से दुबई में काफी लोग आए हैं। लगभग 35 लाख लोग दुबई में रहते हैं, जिसमें सिर्फ 3 लाख एमिराती परमानेंट सिटीजन्स हैं। हालांकि दुबई में काफी ज्यादा फॉरेनर्स लोग रहते हैं, लेकिन दुबई फॉरेनर्स को सिटीजनशिप ऑफर नहीं करता। दुबई के सिटीजन्स अरेबियंस ही हो सकते हैं जो कि 1925 से पहले ही दुबई में बस गए थे, या फिर सिटीजनशिप उन लोगों को मिलती है जिनके पेरेंट्स एमिराटीज हों। एमिराटी का मतलब है यूएई के सिटीजन्स, और उनके रूल के मुताबिक आप सिर्फ एमिराटी से शादी करके सिटीजनशिप नहीं ले सकते। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए पॉसिबल है, वो भी शादी के 7 साल बाद एक बच्चे के साथ। अगर बच्चा नहीं है तो शादी के 10 साल बाद दुबई उनको सिटीजनशिप देगी। मेल्स के पास ये ऑप्शन नहीं होता, लेकिन एक तरीका है जिससे फॉरेनर्स को सिटीजनशिप मिल सकती है। अगर आप कोई साइंटिस्ट, डॉक्टर या फिर कोई इंजीनियर हैं जिसे तकरीबन कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आपको कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिला हो, या फिर आप कोई रेप्यूटेड इन्वेस्टर हो जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, तो दुबई उनको सिटीजनशिप ऑफर करता है। लेकिन इस केस में दुबई की तरफ से उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। दुबई सिटीजनशिप के काफी ज्यादा फायदे हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, हाउसिंग अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ये एक तरह की मंथली इनकम है। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको 6000 दिरहम टॉप अप भी मिलता है। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको जमीन चाहिए, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जमीन भी प्रोवाइड की जाएगी। दुबई के सिटीजन को काफी ज्यादा जॉब प्रेफरेंसेस और सब्सिडीज भी मिलती हैं, और एक एमिराटी सिटीजन बाय बर्थ ही मिलियनेयर बन जाता है बिना कुछ किए। ये सारी फैसिलिटीज इसलिए उनको दी जाती हैं ताकि वहाँ के सिटीजन्स खुश रहें, क्योंकि अगर वो सिटीजन्स खुश नहीं होंगे तो वो लोग डेमोक्रेसी के बारे में सवाल उठाएंगे। क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि 2011 में पूरे मिडिल ईस्ट में प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन दुबई में प्रोटेस्ट नहीं हुए, क्योंकि दुबई के सिटीजन्स नहीं चाहते कि ये सिस्टम चेंज हो। – 2014 में ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें फीमेल्स की रियल सिचुएशन दिखाई गई जो अब्यूज का शिकार हो रही थी। रिपोर्ट कहती है कि फीमेल्स को एम्प्लॉयर ने अब्यूज किया और उन्हें वेजेस नहीं दिए गए, उन्हें अपनी फैमिली से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, उन्हें 20 घंटे तक काम करवाया गया, उन्हें सिर्फ 4 घंटे तक सोने दिया गया, और उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती थी, और उनके पास ना किसी हेल्पलाइन का नंबर था कि वो उनको कंप्लेन कर सकें। तो 2017 में यूएई ने वर्कर्स प्रोटेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया जो कि काफी ज्यादा बेहतर साबित हुआ। लेकिन 2022 में द गार्डियंस की रिपोर्ट ने दुबई का एक्सपोजर दिखाया जिसमें फॉरेन से आए हुए वर्कर्स के पासपोर्ट तक छुपाए गए और वर्कर्स लॉ की पासदारी नहीं की गई। उसके बाद फिर से सवालात उठना शुरू हो गए। देखिए, यहाँ मेल सिटीजन्स के लिए रूल्स अच्छे हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए आज भी रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। 2018 में शेख मोहम्मद बिन राशिद की बेटी प्रिंसेस लतीफा दुबई से भागकर गोवा पहुंच गई ओमान के रास्ते से, और इंडियन कोस्ट गार्ड ने उसको पकड़ लिया। वहां उसने कहा कि वो अपने फादर से भाग कर आई है और पॉलिटिकल असाइलम चाहती है, लेकिन इंडियन स्पेशल फोर्सेज ने उसे प्राइवेट जेट के थ्रू दोबारा दुबई भेज दिया। और 2021 में उसने सीक्रेटली वीडियो बनाई जिसमें उसने बताया कि उसके फादर दुबई में उसको कस्टडी में रखते हैं, उसकी जान को खतरा है। और इसी तरह 2019 में प्रिंसेस हया बिनत अल हुसैन
जो कि दुबई के रूलर की वाइफ थी, अपने 2 बच्चों के साथ इंग्लैंड भाग गई थी और वहाँ पे उसको असाइलम भी मिल गया था। और इसी तरह प्रिंसेस लतीफ़ा की बहन शम्सा जुलाई 2000 में वेकेशंस पर गई थी और वहीं से भागकर लंदन सेटल हो गई, लेकिन फिर उसे किडनैप करके वापस दुबई लाया गया प्राइवेट जेट के जरिए। और 2020 में यूके की कोर्ट ने यह अनाउंस किया कि ये किडनैपिंग शम्सा के फादर ने करवाई थी। तो दुबई आपको एक मॉडर्न शहर लगता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कंजर्वेटिव और अथॉरिटेटिव रूल है। हम सब ये बात मानते हैं कि दुबई ने कई फ्रंट्स पे बहुत ज्यादा तरक्की की है और कई फ्रंट्स पे वो आज भी काफी ज्यादा पीछे है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि रेत के ऊपर बहुत बड़ी दुनिया बनाई गई, रेगिस्तान की जमीन को मेट्रोपोलिस में कन्वर्ट कर दिया गया, और ये बात किसी मिरेकल से कम नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ दीजिएगा फैसल को इजाज़त। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस।